हम अपने लेक्चर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये फोर्थ पार्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बहु के संविधान शिल्पी, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे ये। इनके हम राजनीतिक जीवन के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। राजनीतिक जीवन पे पहुंच जाते हैं। बाकी हमने आगे का पूरा इनकी शैक्षिक वगैरह जो भी है वो सब हमने पढ़ लिया था। छुआछूत के खिलाफ इनका संघर्ष क्या था वो भी हमने पढ़ लिया। पूना पैक्ट क्या था वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो ये एक तस्वीर है राजनीतिक जीवन की और भाषण देते हुए अंबेडकर जी, भाषण करते हुए अंबेडकर। आगे देखते हैं। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ। 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों में भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। वो 1936 तक वो सदस्य थे। उसके बाद आगे देखते हैं। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर बंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिल बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसके अनेक निजी पुस्तकालय और 50,000 से अधिक उसमें पुस्तकें थी। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था, लेकिन उस समय सबसे बड़ा पुस्तकालय था ये। इसी वर्ष 27 मई 1935 को पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपने मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी। अंबेडकर ने इन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उसके बाद देखते हैं। अंबेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ पर जहां उनको अछूत माना जाता है जाने की कोई औचित्य नहीं है। उसकी बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो कि 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 13 सीटें जीती। उसने अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन काफी लंबा था। इसी वर्ष अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे गए एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं की जाति व्यवस्था पर जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों, जाति व्यवस्था का समर्थन करना और अंग्रेजी भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। आगे देखते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। यह ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 और इन्होंने की थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति, वायसराय की कार्यकारी परिषद एवं श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन यानी 1940 के बाद अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नंबर 400 पृष्ठों का एक पुस्तक लिखा। मतलब लिखने करने में ये बहुत आगे थे, पढ़ने लिखने में, जिससे अपने सभी पहलुओं को पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की, यानी वो भी इसके समर्थन में नहीं थे पाकिस्तान के। साथ ही ये तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल के प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमान को केंद्रीय सीमाओं में फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उन्होंने किया तो वे काफ़ी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट ढीलापाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1 दशक तक भारतीय राजनीति को रोका था। आगे देखते हैं। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया था और भारत के विभाजन के लिए रास्ता भी तय कर रहा था। हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में भी विचार के पक्ष ओटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। यह सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को पहले अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में सांप्रदायिक मुद्दे पे हमेशा से रहे हैं। आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो हमें भी एक साथ रहना चाहिए, उनका ये मत था। तो क्या हिंदू और मुसलमान भी एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने चेताया कि 2 देश बनने के समाधान में वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा है। विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण की सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी और भारत स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रखकर की गई भविष्यवाणियां भी सही थी। उन्होंने बोला था पहले से कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी जो मतलब विभाजन के कारण होगी। हॉट कांग्रेस एंड द गांधी हैव इन टू दी अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी अछूतों के लिए क्या किया है। तो हॉट है ये। तो इसमें इस किताब के साथ अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों के अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने
उन्होंने ढोंग करने का, कांग्रेस पर भी ढोंग करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा में हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वहां बंगाल, जहां मुस्लिम लीग की सत्ता थी, वहां से संविधान सभा से चुने गए थे। और अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर से 1952 में पहला भारतीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन पूर्व में सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण कजोलकर से वे हार गए। 1952 में अंबेडकर ने राज्यसभा का सदस्य चुना। उन्होंने भंडारे से 1954 के उपचुनाव में फिर लोकसभा प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर है। कांग्रेस पार्टी 1957 में आम चुनाव के समय अंबेडकर की निर्वाण या मृत्यु हो गई। ये उनका पूरा राजनीतिक जीवन है। आगे देखते हैं, अंबेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा और महाराष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के संसद के सदस्य बने। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था। उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई। आगे देखते हैं, इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत अंबेडकर और पीटी बोरले, ए जी पवार, दत्ता कुट्टी, डी ए रूपवते उपस्थित थे। और 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। एन शिवराज इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, के द्वारा हिंदू जाति की व्यवस्था का पदानुक्रम सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से अति शूद्र यानी अछूत शूद्रों से अलग है। और 1948 में हु वेयर द शूद्राज, उत्तर कथा द अनटचेबल्स, एथिसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत के मूल पर एक शोध, अंबेडकर के हिंदू धर्म को लताड़ा। आगे देखते हैं, हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने के लिए क्रूर युक्ति है, उसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसके लोगों बहुत बड़े वर्ग विकसित किया, जिसे मानव से हीन समझा गया, उसे जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का कारण है। अंबेडकर दक्षिणी एशिया में इस्लाम की रीतियों के बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन के पक्ष में मुसलमानों पर बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। और उन्होंने कहा, बहुविवाह और रखेल रखने के शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुविवाह और रखेल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के दुख के स्रोत है। जाति व्यवस्था को ही ले लें तो हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी के अस्तित्व में इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। जबकि कुरान में नहीं, गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा नुस्खे प्रशंसनीय है। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अभिशाप और उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए फिर भी मुसलमानों की जाति व्यवस्था रह जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या उन्होंने बताया। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज तो हिंदू समाज से ही कई अधिक सामाजिक बुराइयां और मुस्लिम में उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों का प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जल वर्गों के खिलाफ भेदभाव, उन्हें निचले दर्जे का माना जाता है, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न, दमनकारी पर्दा प्रथा की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम की कट्टरता की आलोचना की और उस कारण इस्लाम की नीतियों के अक्षर अनुपालन बुद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है, उसे को बदलने बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज सुधार करने में विफल रहे हैं और जबकि उनके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपना आप को बहुत बदल लिया है। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों समूह सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की है। इस प्रकार हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और आई होप आपको उनके राजनीतिक जीवन के बारे में काफ़ी कुछ इससे पता चला होगा, मुस्लिम लीग के बारे में उनके विचार और पाकिस्तान के उनके बारे में उनके विचार वगैरह। तो इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।